बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ आपके साथ हम डिस्कस करें। और अच्छा जी, मौसम बड़ा खुशगवार है। अगेन इतनी गर्मी में जब मौसम खुशगवार होता है तो वाकई आपका मूड भी खुशगवार हो जाता है। ख़बरें कुछ आज भी हमारे पास सच ऐसी नहीं है कि आपका मूड खुशगवार रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही आपके साथ डिस्कस करें। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। सेगमेंट्स भी हैं, हमारे मेहमान भी होंगे, कुछ हमारे पास खबरें भी हैं जो कि आज के लिए हमने सेलेक्ट की हैं। लेकिन सबसे पहले पहला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, एक दिन एक नेकी। जी, तो आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के बारे में कहा है कि ये सरासर खैर खाही का नाम है। अद्दीन अन्नसीहा, कि अल्लाह का जो दीन है ये खैर खाही का नाम है, ये वेल विशिंग का नाम है। यानी अगर हुक्मरान है तो राया का खैर खा होता है, अगर हमसाया है तो दूसरे हमसाए का खैर खा होता है, अगर उस्ताज़ है तो शागिर्द का खैर खा होता है, अगर मुआलिज है, डॉक्टर है तो वो अपने मरीज़ का खैर खा होता है। तो गोया के दीन इस्लाम को मानने वाले एक दूसरे के खैर खा होते हैं, इंसानियत के खैर खा होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर एक हाकिम है वो राया का अगर खैर खा नहीं है तो वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा, यहाँ तक आपने फरमाया। तो गोया के मुसलमान में जो एक गालिब सिफ़त है, खूबी है, वो ये है कि वो हमेशा अपने साथ दूसरे इंसान का खैर खा होता है, वेल विशर होता है, और वो कभी भी बद खा नहीं हो सकता। यानी वो अपने भाई को मशवरा देगा तो मशवरा उसका साइब होगा, दुरुस्त होगा। वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि वो सही मशवरा अपने भाई को दे, और अगर वो कुलीग होगा किसी का तो वो अपने कुलीग को सही रहनुमाई करेगा। यानी उसके दिल में, उसकी नीयत में कभी खोट नहीं होगी। उसकी कोशिश यही होगी कि मैं दूसरों का खैर खा बनूं, मेरी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, मेरी ज़ात दूसरों के लिए एक शजर सायादार की तरह हो, मेरी ज़ात दूसरों के लिए एक ठंडे चश्मे की तरह हो, और मेरी ज़ात ऐसी हो कि लोग जब मेरे पास आएँ तो उनको मेरे पास बैठने से सुकून और इत्मीनान नसीब हो, मेरे मशवरों से उनको फ़ायदा हो, मेरी सोच और मेरी फ़िक्र, मेरी गुफ्तगू, मेरे कलाम से भी उनका भला हो। तो ये दीन इस्लाम दर हकीकत खैर खाही का नाम है। और वो मुसलमान के जो दीन इस्लाम को कबूल करता है, इख्तियार करता है, तो उसकी शख्सियत में भी खैर खाही हमेशा गालिब होनी चाहिए। ये था आज का पैगाम जो कि आपके साथ शेयर किया। आज का मौसम कैसा रहेगा टुडेज़ वेदर में जानते हैं। जी, तो मायदा की तरफ चलेंगे। जी मायदा, बताइए आज मौसम कैसा होगा। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो बारिश होती रही, जिसके बायस आज भी मौसम जो है वो कदरे बेहतर है और बादलों का बसेरा है हमारे शहर पर। उसी के साथ साथ जो ये काले बादल हमारे शहर के ऊपर से जब गुजरे तो एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। मौसम आज भी इसी तरह से रहेगा, बादल जो है हमारे शहर पर छाए रहेंगे आज। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आज बारिश के इम्कानात जो हैं वो 20 से 30% बताए जा रहे हैं। लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसके बायस मौसम इसी तरह से खुशगवार रहेगा। मौसम खुशगवार होता है तो शहरी जो है वो भी बड़ी तादाद में आपको बाहर इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज जो है वो वैसे भी वीकेंड है और ईद के दिन जो है वो करीब हैं, तो लोग जो है वो बड़े आराम से इस ठंडे मौसम में अपनी शॉपिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि गर्म मौसम होने के बायस जो है शहरी भी इस चीज़ पर एहतियात बरतते हैं कि घरों से कम ही निकला जाए। लेकिन आज जो है मुझे लग रहा है कि आज काफ़ी ज़्यादा रश देखने में नज़र आएगा सड़कों पर, बाज़ारों पर, और इस मौसम को जो है वो शॉपिंग के साथ जो है इंजॉय करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ईद में भी कुछ दिन बाकी रह गए हैं। मौसम ओवरऑल आज बहुत ही खूबसूरत है। उसी के साथ दर्जे हरारत की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ओवरऑल जो है वो 32 से 35 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन शहर में बादल इसी तरह से रहेंगे, ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी और मौसम ओवरऑल जो है वो रात तक इसी तरह से खुशगवार रहेगा। जी
मायदा, थैंक यू सो मच। आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई और वीकेंड है जी, वाकई अच्छा मौसम हो तो आप वीकेंड को अच्छे तरीके से एंजॉय भी करते रहते हैं। जैसे मायदा कह रही थी कि ईद करीब है तो सभी लोग ईद शॉपिंग में भी मसरूफ़ हैं। ना सिर्फ ईद शॉपिंग बल्कि ईद कुर्बान पे तो स्पेशली ये होता है कि आपने बकरों की ख़रीदारी करनी होती है। और हमारे यहाँ जो विंडो शॉपिंग वाला ट्रेंड है ना, मुझे वो बहुत ही पसंद है जी, क्योंकि आप अपने बच्चों को लेके जाते हैं आसपास वाली मार्केटों में, पहले देख कर आते हैं कि जी रेट्स क्या चल रहे हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा जानवर ख़रीदना है। तो जानवरों की विंडो शॉपिंग के लिए भी अगर आप जाएंगे तो ये खुशगवार मौसम जो है बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और ख़बरों की तरफ चलते हैं। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं? पहली खबर, हमजा वज़ीर आला बरकरार, 22 जुलाई को नया इलेक्शन, नए इंतखाब तक शहबाज शरीफ जो हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। प्रॉपर्टी बिजनेस भी मुश्किल में, 1 करोड़ के प्लॉट की रजिस्ट्री का खर्चा 7 लाख बढ़ गया। मानसून बारिशें, शहर में बादलों का राज, तेज हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। और शहर में मार्केटों के खुलने के हवाले से क्या अहकामात हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में शेयर। ये थी आज की टॉप स्टोरीज। खबरों की डिटेल्स क्या हैं? स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं जी, कैसर खोकर साहब और अली रामे ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अच्छा जी, हमारी आज की जो पहली खबर है, और कल सारा दिन सभी लोगों की नज़रें थी जी टेलीविज़न स्क्रीन पर कि क्या फ़ैसला होगा वज़ीर आला के हवाले से। एक अहम मरहला है पंजाब का वज़ीर आला, और इसके लिए खैर अब जो डेट फिक्स कर दी गई है 22 जुलाई का वक्त दिया गया है। 22 जुलाई तक वाज़े तौर पे कहा गया है कि हमजा शहबाज शरीफ ही वज़ीर आला होंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, वो जो नंबर गेम की बातें की जा रही हैं, अब ये चीज़ें कुछ मुश्किल की तरफ जा रही हैं कि सब कुछ वाजे भी कहीं कह सकते हैं कि नज़र आ रहा है, लेकिन असल कहानी क्या है? जी खोखर साहब। जी बिल्कुल, इसका फैसला जो है वो 17 जुलाई को असल फैसला होगा। 17 जुलाई को इलेक्शन होंगे जब सीटों पर, और जब बाई इलेक्शन होंगे तो उसके बाद ही क्लियर पिक्चर हो सकेगी मुस्लिम नून की पोजीशन क्या है असेंबली में, और पीटीआई और काफ लीग की पोजीशन असेंबली में क्या है। इस वक्त तक इंतजार करना होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला आया कल कि 22 जुलाई को दोबारा इलेक्शन, क्योंकि अगर आज इलेक्शन हो जाते तो फिर जब ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट आता तो फिर पीटीआई खड़ा हो जाता कि दोबारा इलेक्शन कराया जी, नो ट्रस्ट आ जाती, इस तरह की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ होती। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि 22 जुलाई को उन्होंने डेट मुकर्रर कर दिया। लेकिन ये भी बड़ा अच्छा फैसला किया है कि हमजा शहबाज को बरकरार रखा है कि हमजा शहबाज उस वक्त तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, लेकिन उनके जो फैसले थे उनको प्रोटेक्ट किया। कोई फैसला जो है रिवर्स नहीं होगा, उनके तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जी जो उन्होंने किए थे। सही। अली, देखें, सबसे पहले तो बात ये कि आपने बहरान जो है ना वो फिर बढ़ता जा रहा है, आपके तमाम सरकारी मामला जो है वो फिर एक दफ़ा। अच्छा, मुझे नहीं समझ लगती, ये गुत्थियां सुलझने के बजाय उलझती चली जा रही हैं। वो जो है ना काम, अब इससे ना जो पीटीआई को नुकसान ही है। अब पीटीआई की नज़र है कि हो सकता है कि ज़िमनी इलेक्शन में, ज़िमनी इंतखाबात में वो अपना जो वोट है वो मज़ीद बढ़ा लेंगे, यानी कि ज़िमनी इंतखाबात में उनको सीटें मज़ीद मिल जाएंगी। उनकी कोशिश ये है। लेकिन जो कुछ अदाद शुमार निकल रहे हैं ना बाहर, वो कुछ एक्स्ट्रा ही निकल रहे हैं कि हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये सीटें ज़्यादा निकल जाए, क्योंकि वफाक में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की और इत्तेहादी हुकूमत है। और आपको ये नज़र में रखना है कि वहाँ पर अगर पंजाब में आपने ख़त्म कर भी दिया हुकूमत, तो वफाक में तो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपने सही। सूबा तो वो पहले भी कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वो जो मुनहरी फराकीन वाला सिलसिला है वो भी अगर देखें, उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी नहीं लग रहा। अभी यही तो मैं बात करूँ कि पीटीआई को उम्मीद है कि ज़िमनी इलेक्शन में हो सकता है कि उनके वोट ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि अगर ज़िमनी इलेक्शन में ये मुस्लिम लीग नून वाले जीत भी जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीटें निकालते हैं, तो इनका 3 से 4 वोट का ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा और पीटीआई वालों को कम वोट पड़ेंगे। लेकिन कल मैं ट्विटर पे पढ़ा था, कुछ लोगों की ट्वीट्स यही थी कि इसका फ़ायदा तो कुछ नहीं है, 22 जुलाई के बाद भी वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज नहीं होना है। हाँ। तो इतना सूबे को मज़ीद आप क्यों पीछे दिखे रहे हो, पहले ही ज़्यादा इकॉनमी जो है आपकी किस तरह नुकसान हो रहा है। तो बहरहाल जो फ़ैसला है वो एक फ़ैसला, इसमें ये चीज़ नज़र आई कि दोनों जमातों को उन्होंने कहा कि मुत्तफ़िक होकर आप फ़ैसला करें, क्योंकि कैसे जैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनसे वज़ीर आला पंजाब से पूछा कि क्या आप 17 जुलाई तक वज़ीर आला रहने के लिए रह सकते हैं, क्या उस दिन तक इंतज़ार कर सकते हैं, उनका जवाब फ़ैसला करें। सही। तो इससे लग रहा था कि वो रजामंद है कि जैसे अदालत फ़ैसला करेगी वो इसी तरह तैयार है। लेकिन
दूसरी तरफ जो हरीफ थे मुखालिफ पार्टी थी उनकी तरफ से कहा काफ गया लीग कि और नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका आपस में क्यों उलझाव और टकराव हो रहा है बार बार? नहीं, टकराव इस तरह से नहीं है। वो असल में इस चीज़ पे इख्तलाफ ये हुआ कि काफ लीग ने क्यों कहा कि हमजा शहबाज वज़ीर आला रहे। अब जब ये चीज़ कही गई तो फिर अदालत ने भी कहा कि उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज रहे या फिर जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा दें, पीर तक का टाइम दे देते हैं। अब ये दो ऑप्शन थे उनके पास, इन दो ऑप्शन पे उन्होंने अमल दरामद करवाना था। अब इस पर उन्होंने अदालत ने कहा बाबर अवान साहब को कि आप जाएं अपने चेयरमैन से पूछें कि वो क्या इस चीज़ पर इत्तफाक करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम जल्द अज जल्द वज़ीर आला का इंतखाब करा दें या फिर हमजा शहबाज वज़ीर आला रहे और जो आप टाइम देते हैं हम आपको टाइम दे देते हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज रहे, लेकिन उनकी कुछ शराइत है कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होने देंगे, जैसे कि डेवलपमेंट का बजट है वो इन हलकों में इस्तेमाल नहीं होगा जहाँ पे ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब पर असरअंदाज नहीं होंगे। ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको जैसे पहले बात की कि वफाक में शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, सही। आपको ये बात जहन से निकाल दें कि आप सुबह उनसे ले लिए वापस, नहीं, शहबाज शरीफ ऊपर से कंट्रोल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने इत्तफाक राय ये दिया कि हमजा शहबाज वज़ीर आला रहे, लेकिन आप उनको टाइम दो, तो टाइम उन्होंने 22 जुलाई इसका मुकर्रर कर दिया कि 22 जुलाई को दोबारा इंतखाबात होंगे और उसके बाद देखेंगे कौन वज़ीर आला पंजाब बनता है। लेकिन नंबर गेम में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। अच्छा जी खोकर साहब, मुझे ये वाजे कर दीजिएगा, अब ये जब तक इंतखाब नहीं होते तो वज़ीर आला तमाम डिसीजन उसी तरह से ले सकता है, कोई काम पेंडिंग तो नहीं होगा? इतने बड़े सूबे में कुछ वो वज़ीर आला पंजाब है, ठीक है, उसके पास तमाम इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मैंडेट दे दिया है कि वो वज़ीर आला पंजाब है तो वो कर सकता है, उसको कौन रोक सकता है? वो जो मर्जी है। बिल्कुल, जब वो वज़ीर आला एक है तो फिर वज़ीर आला है, तो वज़ीर आला है का मतलब है कि वो वज़ीर आला है और तमाम इख्तियारात भी वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब हमजा शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुल्क बचाने आए हैं, तोशा खाना की चोरियां छुपाने नहीं देंगे। अब ये जो एक दूसरे के ये मामलात हैं ये भी साथ साथ लेके चल रहे हैं कि किसने क्या किया। अली, अब यहाँ से मुश्किलात हो सकती हैं। बार बार तोशा खाना का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, कोई और चीज़ भी लेकर आए ना, करप्शन का कोई केस निकालना है तो कोई सबसे बड़ी चीज़ लेकर आए। तोशा खाना में तो जो चीज़ उन्होंने ली है वो एक सरकार जो एक कवानीन है उसमें अमेंडमेंट करके आपने वो चीज़ें परचेज कर ली, ठीक है, उसमें काबीना ने अप्रूवल दी, वो चीज़ें खरीदनी है तो वो बेच भी दिए, तो अब उनके पास उनका अख्तियार है क्योंकि उन्होंने खरीदी है, अब आपसे कानून में तरमीम करके खरीद ली। इसके अलावा आगे बढ़े, इसके अलावा कोई करप्शन के केस निकाले, फिर कोई चीज़ सामने आ रही है। अब तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ना इस बात पर बहस होनी शुरू होगी कि यार तोशा खाना के अलावा भी कोई चीज़ है आपके पास। अब तो टीवी पे आके बड़े बड़े एंकर ये कहना शुरू हो गए कि आप तोशा खाना से हटकर आप सोचें कि आपके पास कोई और करप्शन का केसेस है। अब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वो तवानाई के शोबों में एक कमीशन बना के मज़ीद उसमें कुछ PTI गवर्नमेंट की तरफ से जो खामियां थी वो उनकी निशानदही करेंगे और वो आवाम के सामने लाएंगे। ठीक है, आपने कमीशन बनाया, आप इस तरह के और भी करप्शन के केसेस सामने लेकर आए। लेकिन हमजा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक चीज़ ज़रूर कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई पर वो यकीन नहीं रखते, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद लेगा। ये जब भी आप सुनेंगे ना इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको ये चीज़ सामने आएगी, ये बोलेंगे तो कानून जो अपना रास्ता ले रहा है वो अब आपको चीज़ें सामने नज़र आ भी रही हैं कि किस तरह से ख़तून अव्वल की जो दोस्त हैं फ़रा गोगी, उनकी चीज़ें सामने बाहर आ रही है। उस्मान बुज़दार जो साबिक़ वज़ीर आला है, उनके खिलाफ एंटी करप्शन में केसेस खुलना शुरू हो गए, उनके भाइयों के खिलाफ केसेस खुलना शुरू हो गए। अब तो इदारों में बाकायदा लेटर जाना शुरू हो गए कि इनके जो मामलात थे डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने कितना कितना बजट खर्च किया, कहाँ कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल किया, ठेके किसको दिए, ये सारी चीज़ें अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप इंतकाम पे नहीं इंसार करते तो आप कानून अपना रास्ता ले, किसी जगह पे इंतकामी कार्रवाई नजर आ रही होती है, बहुत सारी जगह पे आ भी रही है। वो तो कहा यह जाता है लेकिन असल में अंदर अपना काम पूरा रखा जाता है। खैर, इस खबर में भी यही लिखा है जो शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की कि हमारी कामयाबी वाज़े है, 22 जुलाई को जीत नून लीग की होगी। खैर, अब ये तो मामला थोड़ा आगे चला गया। में रखे ना कि पेट्रोल की कीमतें और बिजली की कीमतें कहाँ जा रही हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। ये चीजें साथ जुड़ी हैं, बल्कि ये चीजें बहुत हद तक असरअंदाज हो रही हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल एक अपडेट है, खोकर साहब की अपडेट है, उन्हीं से मजीद जानेंगे, लेकिन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक। कुछ महंगाई की सूरत हाल की बात कर लेते हैं जी। हम कहते हैं कि घर कैसे बनाएगा। अब यहाँ पर हालात ये हैं कि जी प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है वो भी मुश्किलात का शिकार है। और ख़बर क्या है जी, हमारे पास अराजी के सरकारी रेट में 85% तक इजाफा, यानी 1 करोड़ के प्लॉट की रजिस्ट्री का खर्चा 7 लाख बढ़ गया है। खोकर साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ी खौफनाक बात है। ये प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है ये यानी कि आजकल घर बनाना मुश्किल हो गया है। कोई बंदा घर नहीं बना सका है। एक तो प्लाटों की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो ये प्लाट की रजिस्ट्री की फीस है, वो देखिए 1 करोड़ का अगर प्लाट आप लेते हैं 7 लाख रुपए का खर्चा आता है। ये बहुत बड़ा लफा है। वैसे आजकल रजिस्ट्री भी कम ही है, आजकल फाइलों वाला सिस्टम ज़्यादा चल रहा है। लोग इसीलिए फाइलों के ऊपर ज़्यादा चले गए। हाँ, जितनी हाउसिंग सोसाइटीज है सब में यही सिस्टम चल रहा है। फाइल सिस्टम रजिस्ट्री कहीं भी नहीं है। रजिस्ट्री चंद एरियाज हैं जहाँ जो पहले वाले जो सोसाइटीज बनी हुई है वहाँ पर रजिस्ट्री जरूरी होती है। इन द एंड आपको रजिस्ट्री तो करानी पड़ती है। रजिस्ट्री जरूरी है क्योंकि वो आपके चीज नाम होते हैं। एक रिकॉर्ड में आ जाती है बात, रेवेन्यू रिकॉर्ड में बात आती है। खिलाफ एक्शन है जो फाइल सिस्टम पे चलते हैं। उसका फायदा होता है कि रिकॉर्ड में एक चीज आ जाती है, आपके नाम इंतकाल हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाती है, कल को आप उसको सेल कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी आगे आपके बच्चों को मुंतकिल हो सकती है। उसका एक फायदा है, वो बहुत अच्छा फायदा है। बजट के अंदर स्टाम्प के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा आपने एक अपना टारगेट बढ़ा दिया और उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि आपने अर्बन एरियाज़ में जो एक रजिस्ट्री है उसको 1% से 3% तक लेके जाना है। 2% तक आपने इजाफा किया और उसका आपने इजाफी बोझ 26 बिलियन का डाल दिया आवाम के ऊपर। वो आपने वसूल करने हैं रजिस्ट्री के नाम पर और ये वही चीज़ है। और इसमें अब क्योंकि डीसी की तरफ से कहा गया है कि अब नए रेट जो एफबीआर के हैं और पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हैं उन दोनों को मिला के एक नया एक सिस्टम जो है वो आप अपग्रेड करें और तमाम लोगों को बताएं कि अब प्लॉट की रजिस्ट्रेशन के ऊपर कितनी रकम जो है वो अमूमन खर्च होती है। अब इसमें दूसरी चीज़ फाइलर और नॉन फाइलर के लिए, मैं यही पूछने नॉन फाइलर को ज़्यादा नुकसान होगा। फाइलर में फाइलर के लिए कुछ जो है वो लेस कर दिया है लेकिन नॉन फाइलर के लिए रकम बढ़ा दी गई है। ओवरऑल अब ये प्रॉपर्टी के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सकती है और हो सकता है कि प्रॉपर्टी डीलर इस चीज़ के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकले। और ये क्योंकि बाकायदा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जब अपनी ब्रीफिंग दी थी सीएम पंजाब को तो उन्होंने उसमें कहा था कि हो सकता है कि ये सिचुएशन ख़राब हो क्योंकि इससे प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है वो बहुत डाउन भी जाएगा और लोग सड़कों पर निकलेंगे और आपके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी करेंगे। क्योंकि पिछले 5 सालों का अगर आप मुआवजा करें ना तो उसमें इतना रेट नहीं था क्योंकि मैंने खुद इनकी ब्रीफिंग पढ़ी है। मुझे ये डीसी रेट और एफबीआर रेट समझा दें ज़रा। एफबीआर रेट तयन करता है कि फॉर एग्जांपल एक गुलबर्ग का एरिया है वो अपना रेट डिफाइन करता है कि जनाब टैक्स के साथ लगा के ये हमारा रेट है एक कनाल के ऊपर, वो उसका अपना एफबीआर का रेट लगा देता है कि इस एरिया में जो 1 मरला या 5 मरला जितने भी प्लॉट हैं उनकी वैल्यू वो वैल्यू जो है वो जनरेट करता है कि ये इसकी वैल्यू होगी और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट अपना एक डीसी रेट लगाती है और वो कहते हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसाइड करे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डीसी को कहता है, डीसी जो है वो अपना एक वैल्यू बनाता है कि इस एरिया की ये वैल्यू है। उन दोनों वैल्यूज़ का एक कंपैरिजन किया जाता है कि उसमें हार्मोनाइजेशन जो है वो ना आए। तो उसमें जब डीसी और एफबीआर का जो रेट आ जाते हैं कि जनाब ये एक जगह है, ये अना के नाम है और अना की ये जगह इतने मालियत की है, वो वहाँ पे क्योंकि कमर्शियल एरियाज़ को देखते हैं, डोमेस्टिक्स को देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रोड कौन सा गुजर रहा है, तो उस टाउन के लिहाज से भी उसकी कीमत का तयन किया जाता है कि ये एक इम्पोर्टेंट टाउन है। अब लाहौर से बाहर का जो टाउन है रायवन वाली साइड पे उसका रेट और होगा। ठीक है, अगर आप इधर डिफेंस वाली साइड पे चले जाएंगे उसका रेट और होगा। तो इस तरह से ये डीसी रेट डिफाइन करता है कि वहाँ की प्रॉपर्टी वैल्यू के मुताबिक। तो दूसरी तरफ जो एफबीआर के रेट्स हैं वो अपने मुकर्रर किए जाते हैं। तब दोनों का मुआवजा करना होता है कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा होता है। फिर पंजाब अपना डिसाइड करता है, फेडरल अपना डिसाइड करता है, उसी में से एक परसेंटेज निकाल कर वो प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर या आम शहरी के ऊपर इम्पोज कर दी जाती है कि जनाब ये आपका टैक्स है, ये आपने टैक्स जमा करवाना है अपनी रजिस्ट्री के ऊपर। इस तमाम मामले से मुतासर कौन हो रहा है? आम शहरी होगा। अरे आपने प्लॉट लेना है, मैंने प्लॉट लेना है, जब खरीदे जाएंगे आप रजिस्ट्री करवाएंगे, आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी वाला जो काम करेगा वो तो दरमियान में अपना प्रॉफिट ले लेगा, वो तो ले लेगा, मिडिलमैन वो जो मिडिलमैन है वो भी अपना प्रॉफिट ले लेगा। असल नुकसान जो खरीदने वाला होगा ये उसका होगा, बेचने वाला जो होगा वो बेचकर चला जाएगा। आम आवाम या मैं या आप लोग हैं जिन्होंने प्लॉट की खरीदारी करनी है उसने रजिस्ट्री के नाम पे भी ज़्यादा पैसे भरने हैं, प्रॉपर्टी डीलर ने भी अपना हिस्सा लेना है। तमाम जगहों का ये तमाम बोझ जो है वो एक सारिफ पे जा रहा है।
सो इस तरह के अगर हालात हैं तो अब तो यही समझ ये लें तो कि कोई चीज़ें बजट प्लॉट में आ नहीं ले चुकी हैं, ये सकता। तो चीज़ें बजट में क्योंकि आ चुकी हैं कि आपने प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है वो उसमें आपने खुद ही खबर ब्रेक की थी, मैंने आपको खबर भी दी भी थी कि पंजाब के अंदर जो प्रॉपर्टी है उनके लिए बहुत बुरी खबर है कि पंजाब हुकूमत जो है वो रजिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा रकम बढ़ा रही है और इससे ये होगा कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कम होगी। अब लोग रजिस्ट्री पे नहीं जाएंगे। ऐसे ही है। पिछले साल में आपने रजिस्ट्री की फ़ीस कम रखी, आपकी रेवेन्यू जनरेशन उससे ज़्यादा गई। अगर अब आपने टारगेट अपना रख दिया 26 अरब का, तो देख लीजिएगा साल के एंड तक वो टारगेट जो है वो पूरा नहीं होएगा। वो आप 50% भी कर लें वो मुश्किल से तो बड़ी बात है। लेकिन इसमें कहा गया था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाकायदा कहा कि अगर आप ये चीज़ करेंगे ना तो हमारी जो जनरेशन है रेवेन्यू की वो बहुत कम हो जाएगी, फिर लोग इसकी तरफ नहीं आएंगे। लोग अगर प्लॉट्स लेते भी हैं तो वो खोखर साहब वाली बात आ गई, वो रजिस्ट्रियां नहीं कराएंगे। रजिस्ट्री भी यही चीज़ें लेके बैठे रहेंगे, फिर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ खोखर खाली प्लाट पे भी टैक्स देना पड़ेगा अब आपको। बिल्कुल, खाली प्लाट अगर आप लेके छोड़ देते हैं अच्छा, उस पर वो भी किस टैक्स है, तरह? उस पर भी 5 मरले का प्लाट है तो उस पर अलग से टैक्स होगा, 10 मरले का उस पर अलग से। खाली प्लाट भी आप छोड़ नहीं सकते। पायलट्स के लिए भी, फाइलर्स के लिए आई थिंक मुझे वो चेक करना पड़ेगा। फाइलर्स के लिए या तो वो रजिस्टर्ड जिनके नाम पे रजिस्ट्री होती है उनके लिए होगा, और इसमें भी प्रॉपर्टी वालों को नुकसान देगा। उसमें एक शरह रख दी है, ये देखें, मुझे नहीं समझ आ रही कि किया क्योंकि क्या पिछली जा रहा है गवर्नमेंट में आम भी ये आवाम के प्रपोजल साथ। दिया गया था कि जो खाली प्लाट छोड़ देते हैं ना उनसे भी पैसे वसूल किए मतलब जाएं। एक टैक्स के नाम क्योंकि पर वो आप इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है। गला घोंट रहे हैं और भारी भरकम टैक्स आयद कर रहे हैं। अब जिसने बेचारे ने 5 मरले का प्लॉट लिया, उसने सारी जिंदगी मेहनत करके पैसे जमा करके प्लॉट तो ले लिया, लेकिन अब उसने टैक्स उस पर भरना है। वो घर उस पर कब बनाएगा, ये तो एक अलग ही कहानी रह गई है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मौसम और मॉनसून की बात करेंगे। हमेशा की तरह दावे और वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, मॉनसून की तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन एक बारिश और फिर हकीकत सामने आ जाती है। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, होता क्या है, मौसम इतनी गर्मी में बारिश होती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, थैंक गॉड मौसम तो खुशगवार हो जाता है। लेकिन ये जो मानसून की बारिश है, क्योंकि इन बारिशों के बारे में कुछ नहीं पता होता, सुबह शुरू हुई पूरा दिन जो है वो बारिश होती रहती है, और इससे क्या होता है कि आपकी मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो जाता है और वो फिर वबाल जान बन जाता है। रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं। बारिश अगर तेज़ हो जाए और फिर 2-3 दिन भी मुसलसल मानसून की बारिश होती हैं, और फिर वो जो दावे किए जाते हैं कि मानसून की आमद से पहले तमाम ड्रेनों की सफाई कर दी है, कूड़े निकाल लिए गए हैं, तमाम सूरत हाल शहर की क्लियर है। बारिश जैसे ही होती हैं वही पॉइंट्स हैं शहर के जहां पर हमेशा हम देखते हैं तमाम तैयारी मुकम्मल करने के बावजूद मसाइल जूं के त्यों रहते हैं। हर हुकूमत में, हर दौर में यही कुछ हुआ है। अली क्या कहेंगे? देखिए, मानसून में इंतज़ामात के हवाले से अभी एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ था 1-2 दिन पहले, तो उसमें PDMA की तरफ से ना ब्रीफिंग दी गई। आपकी बात ठीक है कि हम दावे कुछ करते हैं, लेकिन अब ये चीज़ ऊपर से आने वाली है। हाँ अली, वो आपकी बात ठीक है। मुझे सिर्फ बता दें, हमें पॉइंट्स पता है शहर के जहाँ पर मसाइल हैं, बिल्कुल आप वहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते। शहर के पॉइंट्स वहाँ पर उन चीज़ों को बेहतर किया होता है कि आज से 10 साल पहले जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला होते थे तो वो लक्ष्मी चौक पे चले जाते थे बारिश के दिनों में, और वहाँ पर इंतजाम करते थे कि बारिश नहीं के लिए पानी की निकासी का इंतजाम किया जाए। वासा को खींचते थे, मुख्तदारों को बुलाकर खींचातानी की जाती थी, लेकिन अभी तक उसी तरह। अच्छा, मैं अपने बचपन से देख रही उस तरह बारिश हुई नहीं है कि हमजा शहबाज वहाँ पे जाके पानी निकासी का इंतजाम उसी तरह। पानी देखे आपने 3-4 दिन में बारिशें देखी, आपने पिछले स्पेल एक देखा जो प्री मानसून का था, उस स्पेल में पानी आना। अब मैं बात करता हूँ चुबुर्जी की, चुबुर्जी के राउंड अबाउट में पानी जमा होता है। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैंने देखा है कि जनाब सुबह तक वो पानी निकल चुका था। ना पानी निकल चुका था। मैं हैरान, मैं कहा यार इतनी जल्दी पानी कैसे निकल गया। हालांकि बारिश भी ठीक ठाक बारिश, मूसलाधार बारिश। दफ्तर के बाहर के हालात देख लें। यहाँ पे निकासियाब का, क्योंकि ये जो एक सफाई करवानी होती है, इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे जो नाला गुजर है उसकी सफाई करे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं कह रही हूँ इंडस्ट्रियल एरिया, पीको रोड। और ये वाले पॉइंट जो है ये सोर पॉइंट नहीं है, जो 21 से 7 मुकामात हैं। लक्ष्मी मैं अपने बचपन से जो पॉइंट देखती आ रही हूँ ना, मैं उनका जिक्र कर देती हूँ। लक्ष्मी देख लें, हाजी कैंप वाला रोड देख लें, GPO देख लें, रेलवे स्टेशन वाली साइड पे चले जाए, सर्कुलर रोड चले जाएं। ये वो जगह गवर्नर हाउस के बाहर से आप गुजर नहीं सकते, पीछे करके इतना पानी होता है कि मुश्किलात, और फिर पूरा दिन गुजर जाता है। पानी खड़ा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। पानी का निकासे आब होना बहुत ज़रूरी है। बारिशें हो रही हैं,
पानी कोई मसला नहीं है कि सड़क पे पानी अच्छा आ जाता है। निकासी आप तो चले ठीक है, निकासी हम अब उस आपका पानी को ठीक है, स्टोर भी नहीं आप कर आधे पाते आधे हैं। घंटे स्टोर हमने बनाए तो हैं, यही तो ना हमारे वही यहाँ ना मसला स्टोर। अब इतना मसला ये है कि स्टोर अंडरग्राउंड है, किससे कैसे नजर आए। ऑरेंज ट्रेन आपको ऊपर नजर आ रही है ना, अंडरग्राउंड स्टोर नजर नहीं ना आ रहे। आपने स्टोरेज अंडरग्राउंड बनाया है, ये आपका जनाब पार्क है उसके अंदर बनाया हुआ है, और 3 से 4 और Enough आपने है, जिस तरह पानी बना की रहे हैं ना। किल्लत है, अब enough देखिए है। पैसों की जरूरत है, फंड की जरूरत है, प्लान तो सारे मौजूद हैं। 5 से 6 आपने नए यहाँ पे खाली ट्रक सिर्फ बना प्लान से काम नहीं ना चलता, आपने इम्प्लीमेंट लेकिन भी ना करना है। ये हमारे भी तो ज़ेरे देखें, जमीन पानी की सतह थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी बिजली ट्रिप हो जाती है, ये भी तो ऐसे ही देखें। है, ऐसे ही है। बिजली का मसला बन जाता है, थोड़ी सी फीडर वाले ट्रिप हो जाते हैं, हवा का झोला आए और फीडर ट्रिप हो जाते हैं, ऐसे ये इस तरह का। बिल्कुल सही हवा कह रहे का हैं जो उनका बिजली लेके चला लेकिन वो फिर ठंडी हवा का झोंका वाकई आपके होश ऐसे उड़ाता है कि आप परेशान होकर रह जाते हैं। बाहर निकलें तो आपको पानी जो है वो नजर आता है 2-2, 3-3 दिन, और ये जो मुसलसल बारिश होती है एक्चुअली बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। और फिर वो खोखर साहब वाली बात भी आ गई कि पूरा पूरा दिन वैसे ही लाइट हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है ना, हम चीजें जो है वो कूड़ा करकट नालियों में फेंकते हैं, वो भी ना फेंका करें, ये भी लोगों को बिलाशुबा चाहिए। एक बहुत ये अपना अच्छा सफाई पॉइंट का खास क्या आपने, रखें। ये मसाइल हम खुद पैदा करते हैं। बड़ी Actually बड़ी हम खुद नालियों में पैदा देखा करते ऐसी हैं। होती चीजें, कूड़ा फेंका होता है वो पानी रुक जाता है। बहसियत को मैं देखती हूँ कि जी जब ड्रेनों की सफाई होती है, यकीन माने लोगों का फर्नीचर उसमें से निकल रहा होता है, जिनको बात है करने वाली देखें, यकीन माने, तो फिर ये किसकी गलती है? हमारी भी कुछ अपनी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियां हमारी भी समझने की जिम्मेदारी जरूरत है। है, लेकिन फिर आज वापस बर वक्त काम करने की भी अली जरूरत है। अगर आप टाइम लेते हैं कि हमने मॉनसून से पहले सब कुछ कर लिया है, तो वो फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग मीटिंगों की हद तक होता है, रियलिटी में वो फिर कुछ नहीं देखिए होता। गवर्नमेंट को ये बता दिया गया है कि हमारे ये पॉइंट्स हैं, और पूरे पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो एक 3 कैटेगरीज होती हैं। हम बी कैटेगरीज में हैं, लाहौर शहर जो है, और बी कैटेगरी का मतलब यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। ज़्यादा चांसेस 85% चांसेस होते हैं कि अर्बन फ्लडिंग होगी। तो 21 मुकामात हैं आपके, आपने लाहौर पूरी डिवीज़न के अंदर 300 से ज़्यादा आपने कैंप्स लगा दिए, 2500 से ज़्यादा आपके एहलकार मौजूद हैं। ठीक है, मान लिया ये चीज़ें हमारे पास टाइम पे इनकी शक्कर मशीनें जवाब दे जाती हैं, जितने मर्जी कैंप लगे हों, वहाँ जो शक्कर मशीनें होती हैं वो बंद खड़ी होती हैं। 500 से ज़्यादा हमारे पास मशीनरी मौजूद है। अब ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आ चुकी हैं। अब जब पानी खड़ा होगा तो फिर अब हम पूछेंगे वो 500 मशीनें कहाँ हैं, वो ऐसे ही है। 2500 एहलकार कहाँ हैं, और 335 जो कैंप आपने लगाए हुए हैं पूरे वो लाहौर किधर है? डिवीजन के अंदर, वो कितने किधर है? ऑपरेशनल है? बिल्कुल ऐसे ही। अब गवर्नमेंट से डिमांड की गई कि उनको मानसून की ग्रांट जो है वो जारी दे। वो आज मैं खबर दूंगा कि मेरा ख्याल वो रिलीज़ इन्होंने कर दी है ग्रांट इन्होंने, तो उसमें अब ग्रांट इस वक्त रिलीज़ करना ये ज़रूरी नहीं है। ग्रांट आप रिलीज़ कर दें 2 हफ्ते पहले सही। कि आप चीज़ें अपनी प्रिपेयर कर लें। अब पीडीएमए की जो ब्रीफिंग है उसमें उन्होंने पूरा अपना एक बता दिया एपेक्स कमेटी को। उसमें एपेक्स कमेटी में क्योंकि पूरी आपकी आर्मी होती है, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है, और बता दिया कि हमारे ये पॉइंट्स हैं, हमने अपनी मुकम्मल इंतज़ामी तौर पर जो चीज़ें हैं वो सेट कर ली हैं। अब लेट्स सी व्हाट चलिए जी, वो आप हैपन फिर कि देख मानसून लेंगे। में आता है तो क्या, यहाँ घोड़ा, और इस यहाँ दफ़ा- मैदान है। और अब ये भी उन्होंने कहा कि अबव द नॉर्मल जो है वो रेन होगी इस दफ़ा, बिल्कुल। अबव द नॉर्मल। पहले जो स्पेल आया था वो भी अबव द नॉर्मल था बिल्कुल। पिछले साल जो था। अब इस साल हम उम्मीद तो थी कि कल आने वाला जो स्पेल होगा वो बड़ा खौफनाक होगा, लेकिन उस तरह आया नहीं। लेकिन जुलाई हमारा मोस्टली वेट गुजरेगा, ये उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि ये फोरकास्ट है। अबव द जो है वो रेन होंगी, और इसमें अर्बन फ्लडिंग का ज़्यादा ख़तरा है, और लाहौर का जो रावी वाला शादरा वाला एरिया है वो इफेक्टेड होने का भी खतरा है, ये भी उन्होंने बता दिया। अच्छा जी, एक ये भी मामला है। दूसरा एक बहुत संजीदा किस्म का मामला ये है कि गटरों के ढक्कन मौजूद नहीं होते हैं, और उससे बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात होते हैं। जो आसपास हम देखते हैं तारे नंगी होती हैं, उससे बहुत करंट लगने के वाक़यात होते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश ये है कि बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए इस मामले में। बाकी और इस हवाले से अगर कहीं गटर का घटना खुला हो तो फौरी तौर पर अदारे को बताया जाए। बिल्कुल आपने सही और इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ऑलरेडी नोटिस भी लिया हुआ है, और बहुत सारे इकदाम किए गए हैं, और बहुत सारे एक्शन लिया गया है, और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है कि जहाँ पर गटर खुले हुए थे वो बंद कराए गए हैं। और इस हवाले से आवाम को चाहिए, आवाम को आगाही में बिल्कुल कि वहाँ निशानदेही करके आप बताएं। ब्रेक का कहा जा रहा है, हम वापस आते हैं। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। खबर हमारे पास क्या है? अब इसको ठंडी हवा का झोंका कहना है, फाइनली अच्छी खबर कहना है या नहीं, ये अली बताएंगे, क्योंकि अली की खबर है। बरतानवी ग्रुप है जिसने 9 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए रजामंदी का इजहार किया है। अली, इसको ठंडी हवा का झोंका कहें? हमें ये चीज़ चाहिए, हमें यही चीज़ चाहिए कि सरमायाकारी हो, सरमायाकारी होगी, यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी, बिल्कुल आपने बिजनेस आएगा, आपको रेवेन्यू मिलेगा,
अब ये जो ग्रुप है ये प्राइम मिनिस्टर को और सीएम पंजाब को बाकायदा ब्रीफ कर चुका है कि हम इलेक्ट्रिक बसें तैयार करने के लिए पंजाब के अंदर असेंबली प्लांट लगाना चाहते हैं। आप हमें जगह दें, आप हमें जो फैसिलिटेट कर सकते हैं हमें करें। हम आपको यहाँ पे 1 या 2 साल के अंदर वो असेंबली प्लांट लगा के दिखाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। आप आगाज तो करें, देखो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ लेकिन ना होगा पता क्या, हम उनको इस तरह भगा देंगे, इस तरह के हम इकदाम करेंगे कि ये जो सरमायाकार आए हैं ये मुल्क से भाग के जाएंगे। बहुत सारे सरमायाकार आते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के हालात इस तरह के होते हैं, यहाँ का टैक्स का सिस्टम इस तरह का होता है, इस तरह का, और इस तरह के इंसामी तौर पर इस तरह उनको बेचारों को परेशान करते हैं कि वो भाग जाते हैं। साहब इस तरह अब नहीं है, अब हमने 1 विंडो सेल बना के हुकूमत को चाहिए कि अप्रिशिएट करे और इन्वेस्टमेंट जो इतनी आती है, इन्वेस्टमेंट आती है उसको अप्रिशिएट करे, और इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा आएगी मुल्क का फायदा होगा। लेकिन हमारे जो इक़दाम है, हुकूमती इक़दाम, हमारे इदारे जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ आने वाले के साथ कोऑपरेट नहीं करते। ये तजवीज़ है खोकर साहब की, वक्त बहुत कम है, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद आएंगे वापस। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से स्टूडियो में कहेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली हमारे पर्सनालिटी से जो है वो मैं कहती हूँ कि एसोसिएट होती हैं। हमें कोई अच्छा समझता है, हमें कोई बुरा समझता है, वो क्यों समझता है, हमारे रवैये इसमें बहुत मैटर करते हैं। और ये जो मिलजुल के रवैये जिस चीज़ को जन्म देते हैं, लोग आपके बारे में एक राय कायम कर लेते हैं। अब आज मुझे लगता है बर्दाश्त किसी में नहीं है, सब्र किसी में नहीं है। ये कैसे लेकर आए, ये रवैयों में तब्दीलियाँ किस तरह से हों, जो आपको चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही उस पर बर्दाश्त करना, इत्मीनान करना ऑल्दो बहुत मुश्किल है, लेकिन किस तरह से किया जाए। आज का हमारा टॉपिक है ये रवैयों में तब्दीलियाँ, लचक, और आपकी चॉइसेस क्या होनी चाहिए, और आपकी चॉइसेस में प्रायोरिटी क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जी उस्तादों के साथ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे उन्हें शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ी एक अच्छी चीज़ लगती है हमेशा वो लोग जो मुस्कुराते भी हैं और हर चीज़ पर, हर तरह के हालात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाइल आपके वहीं हल हो जाते हैं जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा, जितना नेमतों का शुक्र अदा करेंगे उतनी उसमें एडिशन होती जाती। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, मैं आज का जो मौजू जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, मैं टीम और आयशा सारे क्या होना चाहिए, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का मौजू हमने क्यों चुना, मैं एक पूरा मुशाहिदा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा हमारे सुनने वाले, देखने वाले, वो भी ज़रा इस जाविये नज़र से ज़िंदगी को देखना शुरू करें, तो वो कहेंगे कि आपने जो आज बात कही है बड़े काम की बात। बड़े बड़े काबिल लोग जिनका IQ बड़ा अच्छा है, जिनके नंबर्स बड़े आते रहे, जिनकी डिग्रीज हैं, जिनकी जहानत और फतानत पे कोई शक नहीं है, इवन मैं कहता हूँ वो टैलेंटेड भी हैं, काम आता है, यानी काम आने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन अगर हम जिंदगी की कामयाबियों की बात करें, अब जिंदगी की कामयाबी को पहले तो महदूद ना करें सिर्फ फाइनेंस, पैसे तक, जिंदगी की कामयाबी एक ऑल ओवर देखते हैं। नंबर 1 खुशहाली होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी। जरूरत से ज्यादा अगर आप कमा लेते हैं, आपको जरूरत है लाख की और आपके पास 1.5 लाख रुपए आ जाता है, तो आप बड़े खुशहाल इंसान। दुनिया में बड़े कम लोग, मैं वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दुनिया में 21% लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को जो पड़ा होता है वो ज्यादा होता है, उनकी जरूरत से ज्यादा होता है। बिल्कुल। अगर आपके पास जो है वो जरूरत से ज्यादा है, आप खुशहाल हैं। नंबर 2, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है, जो रिश्ते बने थे वो चले हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस हैं, लेकिन वो चलते चलते आखिरकार चलते चले जा रहे हैं। आपका घर खुशी का जरिया है, आपके दोस्त बाप पुराने साथ हैं, आपकी सेहत अच्छी है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी आपको स्टक नहीं फील होती लाइफ, आप कुछ करना चाहते हैं, आज़ादी है खरीदने की, आपने चादर देख के पाँव फैलाने शुरू कर दिए, आप मुतमईन बढ़े, आप में कंटेंटमेंट है, आप में सरशारी की ब्लिस की कैफियत है, आप कहते हैं अल्लाह मियां तेरा कितना शुक्र है। ये सारी, अगर इन सारी चीज़ों को आप कोमाज में लिख के रख लें, ये कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? अच्छा, मैंने देखा कि वो लोग जो कामयाब हैं, बामुकाबला वो मैंने बताया लाइक, IQ अच्छा, काम आता है, टैलेंटेड है, लेकिन कामयाब नहीं है, तो सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों है? इतनी खूबियों के बावजूद, इतने टैलेंटेड होने के बावजूद, इतनी डिग्रीज के बावजूद, कहीं उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी मिली, वो भी ना रह सकी। अपॉर्चुनिटीज मिली, उनसे डॉट जुड़ने चाहिए थे, नई अपॉर्चुनिटीज को जन्म लेना चाहिए था, नहीं ले सकी।
और उसके मुकाबले में एवरेज आईक्यू के मुनासिब से सादा से लोग ज्यादा कामयाब हैं। कामयाबी को भी समझा दिया मैंने, और मैंने बता दिया कि बड़े बड़े आईक्यू वाले कामयाब नहीं है, और एक मुनासिब आईक्यू वाले एवरेज लोग जिंदगी में आपको ज्यादा कामयाब दिखते हैं। वजह ढूंढनी चाहिए। जब वजह ढूंढी गई तो पता लगा कि वो लोग ज्यादा तरक्की करते हैं, ग्रो करते हैं, फ्लोरिश करते हैं, उनको मौके ज्यादा मिलते हैं जो ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। अब फ्लेक्सिबल होने का मतलब है, इसको MBTI एक इल्म है, आप इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं डॉक्टर कमर के साथ, वो इसको फ्लेक्स कहते हैं। दीन इसको इखलाक कहता है। हाँ, बिल्कुल आपने सादा जुबान में क्या है, इखलाक। इखलाक का मतलब ये कि मैं सबको अपने मुताबिक नहीं करना चाहता, मैं ये डिसाइड करता हूं कि कहीं पर मुझे झुकना पड़ सकता है, कहीं पर माफ करना पड़ सकता है, दरगुजर करना चाहिए, नागवारी को बर्दाश्त करना चाहिए। कई दफा आपके मुताबिक चीजें नहीं होती, कई दफा एक्यूरेट सारा कुछ वैसे नहीं होता जैसी हमारी उम्मीदें होती हैं, कई दफा हमारी उम्मीदें ही गलत होती हैं। ये सब चीजों को समझ के फ्लेक्सिबल हो जाना। जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होने का जरा मतलब समझिएगा क्या है। आपके पास चॉइसेस हैं। अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो आप स्टक नहीं है। आप कहते हैं ये नहीं तो ये नहीं तो ये। जितना ज्यादा बंदा फ्लेक्सिबल होगा वो उतना ज्यादा उसमें ग्रो करने का पोटेंशियल होगा। सही। ग्रोथ का पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, आपके झुकने के, आजिज़ी के रवैये के साथ। इसको और आसान कर लेते हैं। एक कोटेशन बड़ी फेमस है जी, आईक्यू का रोल लाइफ में कामयाबी के लिए, आईक्यू का रोल 15% है, किसी किताब में लिखा हुआ, और 85%, 15% था आईक्यू का रोल, 85% रोल ईक्यू का है, इमोशनल जीनियस। आपके अंदर कितनी गुस्से को संभालने की सलाहियत है, कि कोई पसंद नहीं है, अपने से मुख्तलिफ है तो उसके साथ कैसे चलते हैं आप। एक रवैया पसंद नहीं है, दरगुजर कैसे करते हैं, किसी की कोताही को कैसे आप पर्दापोशी कर लेते हैं। और इन तमाम चीजों में देख लें हमारी इस्लामी तालीमात डायरेक्टली कितनी रिलेटेड हैं, कितनी रिलेटेड। अब देखें दुनिया के जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सब के सब जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, वो दरअसल फ्लेक्सिबिलिटी की कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप पैदा कुछ होते हैं और करते करते कितना कुछ सीख जाते हैं। वो क्या है, आपके अंदर एक कैपेसिटी है सीखने की। ये है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या है? ग्रूमिंग है कि इंसान के अंदर जो जिबिल्लतन रिएक्शन पाया जाता है कि किसी ने कुछ को आपने फट जवाब दिया, हर एक में एक रिएक्शन है ना जी। ये रिएक्शन तो सदियों से इंसानों में है। उस रिएक्शन को फिल्टर करने वाली चीज ट्रेनिंग है, जो बताती है कहाँ क्या बिहेव करना है। कि मैं इस स्टेज पे आया हूं तो मैंने आके सलाम किया, आपको पूछा मेरी बहन ठीक, सब आयशा ठीक है घर में, आप ठीक हैं, हस्बैंड ठीक हैं, सब जो भाई को मैंने आंखों आंखों में सलाम किया, इस कैमरामैन को मैंने सलाम किया, आयशा से खैर खैरियत पूछी है। ये क्या है? ये रिस्पॉन्स है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये क्या, मेरा फर्ज करें आज मूड खराब है, मैं आया हूं तो मैंने आपको पूछा ही नहीं, आपने सलाम किया, मैं कहा हूं आप कहेंगे पता नहीं शाहजी को क्या हो गया, क्या हो गया। अच्छा फर्ज करें हमारी अगर पहली मुलाकात है और मैंने हूं किया तो आपके ज़हन में रजिस्टर्ड हो गया यार ये कोई अच्छा बंदा नहीं है, ये बड़ा रुखा सा बंदा है। या फर्ज करें मैं आपको देखते हुए घूरी डालने लगता हूं, हर दफा आगे घूरी डालूं, आप कहेंगे यार ये बंदा कुछ अजीब है, ये घूरी डालता है। या मैं आपको रिस्पॉन्स करते हुए आपके रिस्पॉन्स को ना देखूं, हवा में देखता रहूं, आसमान में, आपके माइंड में जाएगा ये कैसा बंदा है। यानी अब मैंने वो अपने अंदर के मूड पे काबू पाके अपने आप को इस काबिल किया कि मैं टीवी पे प्रेजेंट हो सकूं, समझा सकूं, अना के साथ बैठ के एक अहम मौजू पे बात कर सकूं। दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल आपने थोड़ी देर पहले मैं कहाँ था और थोड़ी देर बाद मैंने कहाँ होना है। ये जो मैंने अपने आप को ढाला है इस माहौल के लिए, इस टीवी की स्क्रीन के लिए, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि एक टीवी पे दिखने के लिए फ्लेक्सिबल है, अल्लाह के बंदो घर का माहौल अच्छा करने के लिए फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? बिल्कुल आपने कोई कम अकल मिल गया है उसके साथ फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? आइए जरा आप दीन को जरा समझ, दीन मुकम्मल फ्लेक्सिबिलिटी है। बिल्कुल आपने क्या सिखाता है? देखिए अल्लाह आपके लिए कितनी बड़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी की ऑप्शंस पैदा करता है। नमाज पढ़ें, सेहत की हालत में मुकम्मल नमाज पढ़ें, फर्ज पढ़ें, सुनते पढ़ें और नवाफिल पढ़ें। अच्छा आप बीमार हैं, जल्दी में हैं, फर्ज पढ़ लें, सफर में हैं, फर्ज छोटे कर लें, थोड़ी सी तबीयत खराब है, बैठ के पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लें, लेट के पढ़ते हुए भी अगर आप मूवमेंट नहीं को कर सकते इशारों से पढ़ लें। फ्लेक्सिबिलिटी की इंतहा। अच्छा फिर आइए हदीस रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कदमों की खाक पे भी हमने सार, आपने फरमाया आपकी अकल की ज़कात ये है, कम अकलों के साथ गुजारा करो,
अक्ल की भी ज़कात है। दिस इज़ फ्लेक्सिबिलिटी कि सारी ज़िंदगी में सारे खोटे आपको सिक्के खरे नहीं मिलने हैं, खोटे भी मिलने हैं। खोटों को साथ चलाने वाला वो है बड़ा इंसान। एक बड़ा अच्छा जुमला मैंने कहीं पर एक पूरा वाकया पढ़ा, उसको मैं शॉर्ट करता हूँ, मेरी वीडियोस में तो कोटेड है, मैं शॉर्ट करके सुना देता हूँ। आज से 100 साल पहले ना पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़ा शरीफ में से ट्रेन की पटड़ी गुजरी, तो उनके जो एक साहबजादे थे वो 8-9 साल के थे, बाऊजी उनको प्यार से कहते थे। तो बाऊजी ना वो ट्रेन को देखते थे, आता था बच्चा था ना, वो देखते थे बड़े शौक से। तो सारे मुरीदैन बाऊजी के पास गए, जाके बाऊजी की देखते हो तुसी? उन्होंने कहा ये मैं ट्रेन का इंजन देखता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। उनके शायद बच्चों वाला जवाब है। उनका जी क्यों देखते हैं आप, इस क्यों पसंद है? उनका 4 वजूहात हैं, और ये बड़ा अहम नुक्ता है। पहली वजह, ये इंजन मंजिल तक लेके जाता है। सर जो बड़ा इंसान होता है वो अपने साथ जुड़ों को सबको मंजिल तक लेकर जाता है। दूसरी वजह, आग खुद खाता है, डब्बों को नहीं खानी पड़ती। आग खाता, उस जमाने में कोयले से चलता था इंजन, आग खुद खाता, डब्बों को नहीं खानी पड़ती। नंबर 3, ट्रैक पे चलता है। जो बड़ा इंसान होता है ट्रैक से निकले भी तो वापस ट्रैक पे आ जाता है। और दी फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दी, आखिरी डब्बे को साथ लेके चलता है। फ्लेक्सिबिलिटी, नलायकों को, कम अकलों को, उनको साथ लेके चलना। हुक्म है 70 बार मुलाजिम को माफ करो। अपने मुलाजिम को अपने साथ जुड़ो। यार वो तुम्हारे दरवाजे पे आके बैठ गया यार, 20-25-30 हज़ार रुपए सैलरी ले रहा है, उसका कसूर क्या है? 70 बार, इसका मतलब है इन्फिनिट टाइम, प्लीज फॉर गिव। उसके पास अक्ल होती, वो बॉस होता, वो नसीब लेके पैदा होता, वो बॉस होता। नसीब ने तुम्हें बॉस बना दिया, उसको मुलाजिम बना दिया। माफ कर दो, दरगुजर कर दो। जो दरगुजर करता है, फिर अल्लाह के रसूल ने इससे बड़ी और गारंटी क्या हो सकती है? तुम माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। बिल्कुल माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। फिर फरमाया, गौर कीजिए, बंदा दूसरे को माफ ही नहीं कर रहा होता। इस ये नुक्ते पे समझिएगा, बंदा अपने आप को माफ कर रहा होता है, जान छुड़ा रहा होता है। यार मेरी जान बख्शियो, मैंने क्यों गिला, रिग्रेट, गुस्सा लेकर जीना है? सो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड दिस इज द पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से इस तमाम से जो आपको ज़हनी सुकून हासिल होता है, हाँ जी, वो आपको नहीं मिल सकता। और ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इससे आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर खुशगवार हो जाती है। और वो जो हम कहते हैं कि ये टेंशन है, ये टेंशन है, फलाने ये कह दिया, फलाने वो कह दिया, पुरसकून अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो ये पुरसकून ज़िंदगी गुजारने का आपको एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बता दिया है। इससे आप पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन मुझे ये काम लगता है कि बहुत मुश्किल है आज के हिसाब से। अगर हम अपने नौजवानों को देखें, अदम बर्दाश्त, सब्र नाम की चीज़ नहीं है, जल्दबाजी है कि आज कुछ किया तो बस थोड़ी देर में उसका नतीजा मिल जाए। तो ये जब रवैये प्रिवेल किए हैं तो इसको एकदम से तो नहीं आप कर सकते। किस तरह से, कुछ ये भी टिप्स बता दें। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि इटसेल्फ क्रेडिट गोज टू सिटी 42 एंड प्रोड्यूसर एंड अन्ना, आप सबका बड़ा शुक्रिया कि इस तरह के मौजूआत हम टीवी की स्क्रीन पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे याद है पिछले दफ़ा जब मैं टीवी करके गया तो मुझे हमारे एक जर्नल का मैसेज आया, उसने तस्वीर भेजी सिटी 42 की। उसने कहा यार मैं ये देख रहा हूँ और क्या कमाल मौजू डिस्कस किया आपने, ये बड़ा अहम मौजू था। देखिए, बात होनी चाहिए, मुकालमा अलामत है कि समाज सेहतमंद है, बर्दाश्त अलामत है कि मुआशरा सेहतमंद है, फ्लेक्सिबिलिटी अलामत है कि मुआशरा जो है वो बेहतरी की तरफ है। वो कौमें जो तरक्की कर गई हैं, वो कौमें जो तरक्की कर रही हैं, वो जो टॉप 5 दुनिया के हैप्पीएस्ट मुल्क हैं, दुनिया के टॉप 5 जो एजुकेशन में टॉप के कंट्रीज हैं, दुनिया के 5 खुशहाल तरीन मुल्क, जाके ढूंढिए वहां पर क्या है खुशहाली। वजह फ्लेक्सिबिलिटी, तरक्की वजह फ्लेक्सिबिलिटी, सुकून वजह फ्लेक्सिबिलिटी। आप जवाल का शिकार माशरों को देख लीजिए, हम जवाल का शिकार है। अल्लाह करे ये जवाल खत्म हो, अरूज की तरफ हम जाएं, बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, ये जिस तरह की पूरी कौम को आदतें मिल गई है ना, ये आदतें क्या है? जजमेंटल होना, ऐसे तराजू पकड़ के दूसरों की मुसलमानी चेक करना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, तनकीद करना। हाँ, बस तो हम ही बात कर सकते हैं और कोई बात ही नहीं कर सकता। अपने अलावा मुख्तलिफ बात को कबूल ना करना। अच्छा, ये A2 हम समझते हैं ये छोटे तबके में है, सर पावरफुल भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, जमातें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कहता हूँ कितना बड़ा कमाल हो पाकिस्तान में, ये सारी जमातें मिलके बैठ के डिसाइड करें मुल्क को आगे लेके चलना। यार मुल्क नहीं है तो ना कोई पीटीआई है ना नून लीग है। बिल्कुल, आपने मैं हालांकि सियासी कमेंट नहीं कर रहा, मैं मुल्क के लिए कमेंट कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदो, बर्दाश्त नहीं करोगे मुल्क नहीं रहेगा। छोटा सा एक मैसेज चाहिए, फिर हमें क्लोजिंग की तरफ जाने। छोटा सा मैसेज, इतना अहम मैसेज तो मैंने दिया है। हाँ, मैं अब ये फ्लेक्सिबल जो है, मैं इससे सिर्फ ये आपसे अखज़ करना चाह रही हूँ कि अब ये हमने तब्दीली अगर लेकर आनी है। अब जब ये आप इतनी अच्छी बातें सुनते हैं, आप चाहते हैं फ़ौरन हम इस तरह से जो है ना अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर लें, चेंज कर लें, कैसे करें? कबूल करें।
एक्सेप्ट करें, अपने से मुख्तलिफ को कबूल करें। अल्लाह ने वैरायटी पैदा की है। यार आप कहते हो कि जो मेरे से मुख्तलिफ है मर जाए, खत्म हो जाए, उसका दाना पानी अल्लाह पाली जा रहा है। मैं कहता हूँ काफिर, जिसको आप काफिर कहते हो, अल्लाह उसके भी बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसको भी पाल रहा है। मैं कहता हूँ जिसको अल्लाह का तारुफ नहीं है, लादीन लोग दुनिया में कितने अरब हाँ मौजूद है, अल्लाह उनको भी पाल रहा है। अगर रब पाल रहा है, सबको चला रहा है, उसको अपनी वैरायटी बड़ी पसंद है। ये जो हम हद लगाना चाहते हैं कि सारे हम जैसे हो जाए, ये गलत है। बिल्कुल अपनी जैसी पगड़ी पहनाना चाहते हैं, अपने जैसा हुलिया देना चाहते हैं, अपनी जैसी जुबान देना चाहते हैं, अपने मुताबिक करना चाहते हैं, गलत है। एक आखिरी बात ये कह दूं, इसे मैसेज समझ लिया जाए। देखें आंधी चलती है ना, ये चंद दिन पहले मौसम खराब हुआ और आंधी चली, तो लाहौर की सड़कों पे, आपके इलाकों में जहां जहां बैठ के सुन रहे हैं, वो दरख्त टूट गए हैं जो हार्ड थे, स्टिफ थे, अकड़े हुए थे कि जी हम हैं। आंधी चली उड़ गए। बचा कौन है? जो फ्लेक्सिबल है। जिंदगी की आंधियां चलती हैं, आंधियां बड़ी खौफनाक होती हैं, बचता वो है जो फ्लेक्सिबल होता है। मैंने अना लोगों को मरते देखा है, सिर्फ किस वजह से? ईगो ज्यादा थी, हालात मुश्किल हो गए, एक मिल आई, रगड़ा लगा, चक्की में से गुजरे, उड़ गए, मर गए, यकीन करें कब्रों में चले गए। और मैंने उन लोगों को देखा है जो फ्लेक्सिबल थे, जो आजिज थे, जो हालात के मुताबिक खुद को बदलते हुए उन्होंने अपनी ईगो ख़त्म की है, उन्होंने हालात चीज़ों को कबूल किया है, उन्होंने लोगों को कबूल किया है, मुश्किल तरीन हालात में से निकल के वो मज़ीद बेहतरीन कैपेसिटी के साथ परफॉर्म करें। इससे ज़बरदस्त मैसेज और इससे ज़बरदस्त मेरे ख्याल से आज का टॉपिक जो था, आप सिर्फ अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लें, अपने रवैयों में हालात के अकॉर्डिंग तब्दीली लेकर आना शुरू कर दें, पुरसकून हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा होने आपकी ज़िंदगी में लग जाएगा। और मेरे ख्याल से इससे बड़ी कामयाबी भी कोई नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज की हेल्दी टिप क्या है, ये हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ रोज़ाना फिटनेस ट्रेनर मौजूद होते हैं, जो कि हमारे साथ हेल्दी टिप्स शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ सुहेब मौजूद हैं। ओवर टू यू। गाइस, दिस इज़ बुखारी, आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। और आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही हॉट टॉपिक है, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए, जो इनको अब कंप्लेन रहती है कि यार लोअर बॉडी से फ़ैट नहीं जा रहा, लेग्स से फ़ैट नहीं जा रहा, थाई से फ़ैट नहीं जा रहा, क्या करें? सब कुछ कर लिया, डाइट कर ली, एक्सरसाइज कर ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे आई होप कि आपको उससे फ़ायदा होगा। लेकिन अगेन डाइट आपकी कंट्रोल होनी चाहिए, क्लीन डाइट की तरफ आप जाओगे और इस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, सेफ्टी मेजर्स देखेंगे इसकी। ख़ास तौर पे जब लेग्स की वर्कआउट करना है, आपने कुछ सेफ्टी मेजर्स ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, जो स्क्वाट्स के दौरान है वो उस पर आगे बात करेंगे ड्यूरिंग वर्कआउट। तो हम आज जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपके हिप्स, आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग, बैक मसल ऑफ योर लेग, फ्रंट मसल, आपके क्वाड्स, तो इन सबको ट्रेंड करेंगे और कोशिश करेंगे वो एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपको फ़ायदा हो और आप हमें इंशाल्लाह पॉजिटिव फीडबैक दें कि यार हाँ हमें फ़ायदा हुआ। और लेकिन अगेन डाइट कंट्रोल करनी है, एक्सेस कैलोरीज नहीं टेक करनी। ओके, तो स्टार्ट करेंगे लेग्स का वर्कआउट हम स्क्वाट से। सिंपल स्क्वाट्स करेंगे, अर्सुल नीचे, हिप below the knee। अच्छा, स्क्वाट में बेसिक चीज़ क्या है? हिप below the knee और नीचे जाओगे। ओके, वेरी गुड, शाबाश। और उसमें एक और चीज़ जो देखने के काबिल है, जो ख़ास ख्याल रखना है कि आपके नीज़ आपके पैरों से आगे ना जाएं। अर्सल इज़ डूइंग परफेक्टली। और मोस्टली लोग करते ही क्या हैं कि जब स्क्वाट्स कर रहे होते हैं तो उनकी नीज़ आगे जा रही होती हैं। स्क्वाट्स करते तो होता है कि आपका सारा बॉडी वेट आपकी नीज़ पे आ जाता है। आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जाना। फॉर एग्जांपल हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बन रहा है, लेकिन जब आप आगे जाओगे, फॉल करेगी आपकी बॉडी, तो क्या होगा? पूरा बॉडी वेट नीज़ पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बजाय से कि आपको फ़ायदा हो, आप उल्टा अपनी इंजरी करवा के बैठ जाओगे। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लंजेस। शाबाश, स्टार्ट करें। जो पहले हमने स्क्वाट्स किया तो हमारे ग्लूट्स के लिए, हिप्स के लिए और प्लस क्वाड्रिसेप्स के लिए। अगेन ये भी एक्सरसाइज हमारे ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन करेंगे, फ्रंट मसल ऑफ योर लेग। शाबाश, ये भी आप घर में इजीली एक्सरसाइज सब लेडीज़ कर सकती हैं। ये ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि जिनके लिए आपको जिम जाना पड़े। शाबाश, कोशिश करें इसके 2-3 सेट्स करें, 20-20 रैप्स करें, 3-3 सेट्स करें। शाबाश, 5 रैप्स मोर, जस्ट 5 4 3 2 1 मोर बॉय एंड 1। ओके, शाबाश, गुड।
अच्छा, इन्हीं एक्सरसाइज की अब थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा कर हम करेंगे। तो पहले हमने बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज बताई है। अब अगर आपका वेट्स नहीं है, इंटेंसिटी दो तरीके से बढ़ती है, तो आप वेट्स पकड़ लें हाथ में। अगर हम एज्यूम करते हैं हमारे पास घर में वेट्स नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटेंसिटी को ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर जंप्स ऐड करेंगे, प्लायोज ऐड करेंगे, जंप्स ऐड करेंगे। हमने पहले जो सिंपल स्क्वाट्स किए थे वो हम करेंगे जंप के साथ। ओके, अपनी ना फेस इस सब करें ताकि व्यूअर्स प्रॉपर्ली देख सकें आपकी फॉर्म, आपकी बैक कि किस पोजीशन में जाना। नीचे जाएंगे, देन आप 10 रैप्स करेंगे, 2 3 4 5, वेरी गुड बॉय, 6 7 8 9 एंड 10, वेरी गुड, शाबाश। जंप ऐड करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, बिकॉज जब भी आप जंप करते हो, वॉक करते हो, रनिंग करते हो, तो हमारे क्या होता है, काव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब भी हमारे काव्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो काव्स को कहा जाता है सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का दूसरा दिल है काव्स, बिकॉज ये भी ब्लड को वापस पंप करता है। एक तो ये दिल है और दूसरा हमारे काव्स हैं। जब भी आप जंप करेंगे, काव्स भी ब्लड को पंप करेगा और ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करेगा। तो ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपने इंटेंसिटी बढ़ानी है, कोशिश करें जंप्स ऐड करें तो ऑटोमेटिकली आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम जाएंगे प्लायो लंजेस। जो पहले लंजेस हमने एक सिंपल किए थे, अब जंप के साथ करेंगे, शाबाश। ये वही दो एक्सरसाइज हैं जो पहले की थी, लेकिन हमने इसमें वैरायटी ऐड की है, थोड़ी इंटेंसिटी ऐड की है, शाबाश। 5 रैप्स मोर, 5 4 3 2 एंड 1, वेरी गुड, शाबाश बॉय, ठीक है। ओके, तो ये एक्सरसाइज जो हमने की है अभी, 2 एक्सरसाइज बल्कि 4 कर ली, इंटेंसिटी बढ़ा के भी किया। इसमें आपके ग्लूट्स, आपके क्वाड्रिसेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। रह गया हमारा हैमस्ट्रिंग, और इसके साथ कोशिश करेंगे दोबारा से इसके साथ ग्लूट्स को ट्रेन करें। आप स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स करेंगे डंबल्स के साथ। इसके लिए हमें वेट चाहिए होंगे, घर में आप पानी की बॉटल्स पकड़ सकते हो, या अगर डंबल हैं तो वो बेहतर है। स्लाइटली नीचे जाएंगे, देन अप। इसमें जो आपके मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपके ग्लूट्स, हिप्स और आपका हैमस्ट्रिंग, शाबाश, वेरी गुड। 5 रैप्स मोर, 5 4 3 2 1 मोर बॉय एंड 1। ओके, नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो करेंगे काफ्स की, स्टैंडिंग काफ रेज, वेरी एक्सरसाइज। तो आप स्टार्ट में जस्ट खड़े हो गए, अप, एलिवेशन एंड डाउन, वेरी गुड, डिप्रेशन। ये आपके काफ मसल की एक्सरसाइज है। काफ्स के अंदर भी 2 मसल हैं हमारे पास, गैस्ट्रोस्टीमियस एंड सोलियस, इन मसल्स को ट्रेन करेगा। तो आज जो हमने एक्सरसाइज की हैं और जो बताई हैं उसके अंदर आपके पूरी लेग कवर हो रही है, आपके ग्लूट्स, आपके क्वाड्रिसेप्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके काफ्स, इन सबको ट्रेंड करें, साथ डाइट कंट्रोल करें। आई होप कि जिन लेडीज़ का प्रॉब्लम है लॉयर का, या लॉयर कम नहीं हो रहा, उससे उनका सब प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, लेकिन डाइट कंट्रोल करें साथ। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का सेगमेंट। आई होप आपने एंजॉय किया और आपको इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सुहेब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ें शेयर की हैं। आपका फीडबैक हमें दरकार है, ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। नाज़रीन, हमने चलना है अभी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बड़ा मसला जो कि हम देख रहे हैं, शहर की ताजिर बिरादरी मुतालिबा ये कर रही है, चूँकि ईद की आमद है और गालिबन यही अब जो हफ्ता शुरू होगा मंडे से वो रह गया है। वीकेंड पे लोग शॉपिंग भी करते हैं। आज के दिन तो मुस्तस्ना हासिल है, यानी आज लेट नाइट मार्केटें खुली रहेंगी, लेकिन क्या ये एक दिन काफ़ी है? अब ताजिर बिरादरी ये कह रही है कि जहाँ पर उनका मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है वहाँ पर बिजली की बचत क्या हो रही है? बिजली तो उसी तरह से जा रही है, आम आवाम भी यही मुतालिबा कर रही है। अब लोग जो थके हारे अपने कामों से घर जा रहे हैं, उनको पता चलता है कि जी 9 बजे मार्केटें बंद हैं, 8-9 बजे आप वैसे ही अपने घर पहुंच रहे हैं, खाना शाना खाकर जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको पता चलता है मार्केटें बंद हैं। एक तरफ ये हालात है, दूसरी तरफ कारोबार बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि जी बंद होकर रह गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। अब मुतालिबा ये किया जा रहा है हुकूमत से कि कम अज़ कम ये जो ईद के 7-8 दिन रह गए हैं इसमें ये रिलैक्सेशन दी जाए कि लेट नाइट तक। तो आवाम के मुतालिबात आपको दिखा दिए और इस पर ताजिर बिरादरी का क्या रिएक्शन है वो भी दिखा दिया। आज के दिन तो जी आप आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इस फैसले में कुछ रद्द-बदल होती है या नहीं, आवाम का और ताजिरों का मुतालिबा सुना जाता है नहीं, लेकिन वक्त की ज़रूरत है कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि अभी बिजली की भी कंजप्शन उस तरह से नहीं हो रही, इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो रहा। कम अज़ कम वेदर जो है बेहतर है तो बिजली का इस्तेमाल भी उस तरह से नहीं हो रहा, तो हालात जो है वो कंट्रोल में है, चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है। अलबत्ता हमने तो ताजिरों का मुतालिबा भी आप तक पहुंचा दिया और आवाम इस मामले में क्या चाह रही है वो भी आप तक पहुंचा दिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आज के मेहमान से जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर भी हैं और साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आवाज़ के हामिल और सिंगर, बहुत ज़बरदस्त गाते भी हैं। सो हमारे पास चूँकि वक्त को कुछ कम ही होता है तो हम चीज़ें जल्दी जल्दी से आपके साथ जो है वो शेयर करते रहते हैं। साथ खालिद ने हमें ज्वाइन किया है, अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक जी, आप कैसे? थैंक यू सो मच साद, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों काम मुश्किल हैं जो आप कर रहे हैं, एक्टिंग भी और सिंगिंग भी। सो मुझे बताइएगा ये माशाल्लाह से दोनों टैलेंट कहाँ से स्टार्ट किया? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग You're welcome. मी। मेरा ख्याल है कि काम तो आपका भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं इसको देखता हूँ लाइव शो को मैनेज करना इस तरह करके आके और बोलना, ये बहुत बड़ा टास्क है आते फेस करना कैमरा को। आई थिंक हर काम जो आप कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी इस बेशक आप सिंगिंग कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी, ये वाकई मुश्किल काम है और ये लगन का काम होता है और मेहनत का काम है। बिल्कुल, आप इसमें जितना ज़्यादा, यानी एक दो दिन में नहीं आप सीख लेते, इसके लिए आप देखिए मैं तो आना यकीन जानिए, ओवरनाइट सेंसेशन जैसे हम कहते हैं, वो बड़ी एक अजीब सी टर्म है मेरे लिए। आप ये देखें कि जब तक मेहनत नहीं होगी कंटिन्यूअस, उसमें आपको थोड़े से धक्के भी लगते हैं, फिर आपको उसका हार का सामना उसके करना बगैर तो पड़ता है। मुमकिन ही नहीं ना, उसके आप कुछ बगैर कर आप लें। गिरते हैं तो फिर आप उठते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और वो जो मेहनत होती है आपकी, वो रंग लाती है। बिल्कुल सही कहा वो आप कंटिन्यूअस देखें, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसीज देखें, वो आप करते रहेंगे तो फिर आपको काम। और ये आपकी कामयाबी का राज भी होता है। खैर, इंस्पिरेशन कौन था सिंगिंग की? अच्छा, सिंगिंग में क्योंकि जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सजाद अली साहब जो है वो मेरे पर्सनल बहुत फेवरेट है। हाँ, वाकई। वो ना सिर्फ एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर है, बल्कि एक नफीस इंसान है सजाद अली भाई, वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हम्बल। उसके अलावा अगर आप देखिए हमारे लेजेंड्स में, तो फिर हमारे जितने मेहदी हसन खान साहब हो गए, बड़े फिर बड़े हमारे नाम। अहमद रुश्दी साहब, प्लेबैक मेरे फेवरेट प्लेबैक सिंगर हैं पाकिस्तानी। सही। अखलाक अहमद, ए नैयर साहब मेरे बहुत पर्सनल। जबरदस्त तो इसी तरह ये जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, इनको सुन के ही सीखता हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा साथ ही साथ एक्टिंग भी, सो एक्टिंग की तरफ कैसे आई? एक्टिंग का इस तरह से आना कि मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं स्कूल के टाइम से आऊँ और थिएटर करूँ ख़ास तौर पे। और अपने देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स एक ऐसा मीडियम होता है कि जिसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। एग्जैक्टली। सिंगिंग है या एक्टिंग है, तो एक्टिंग एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे फैसिनेट करती, स्टेज पे आना, लोगों को फेस करना। स्टेज फ्राइट एक तो आपका ख़त्म होता है, उससे हमारे थिएटर की टर्म में कहते हैं फोर्थ वॉल। हम जब फोर्थ वॉल एक चीज़ बनाते हैं तो बेसिकली हम फिर सामने कौन बैठा है उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल, आप फिर हम ऑडियंस को फेस करते हैं आकर, और फिर फुल कॉन्फिडेंस से आके हम परफॉर्म करते हैं। सही। अब मुझे ये बताइएगा, कुछ फ्यूचर प्लान्स की तरफ आएंगे, फिर हमने आपसे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, आप हमारे साथ आप मौजूद हैं तो सुने कुछ ना, मुझे बस फ्यूचर प्लान्स बता दीजिएगा क्या है आगे। फ्यूचर में ये कि मैं अपनी सिंगिंग को और एक्टिंग को लेके आगे चलना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली लव। वैसे तो मेरा काम मार्केटिंग का है, तो मैं उसको करता हूँ, तो सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक। आप देखें आजकल के दौर में हर जो सिंगर है, जो प्लेटफॉर्म एक किसी प्लेटफॉर्म पे भी है, अल्टीमेटली वो मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। सो ये बड़ी चीज़ें आपस में इंटरलिंक, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाती हाँ जी, हैं। बिल्कुल। खैर साथ, हमारे पास वक्त कम है तो मुझे क्लोजिंग की तरफ भी जाना है, लेकिन जाते जाते आपसे कुछ सुनना है। अब आप हमारे साथ मौजूद है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ सुने ना। जी, मेरा अपना ट्रैक है एहसास, तो इसको मैं आपके सामने। ज़रूर, मुझे आपको थैंक यू भी बोलना है, गुड लक भी विश करनी है कि आगे आप बढ़ते रहें, इसी तरह से कामयाब होते रहें। लेकिन साथ ही साथ हमने क्लोजिंग पे नाज़रीन जाना है और आप लोगों से भी अल्लाह हाफ़िज़ करना है। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। एक सेकंड।